Hello and welcome to this lecture, students. Today we will talk about the combinational fault model, combinational circuits fault model. एक्चुअली कैसे हम fault modeling कर सकते हैं combinational circuits में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. But before going into the detail of that, we should first understand what kinds of model are there in IC design. So logical faults represents the first model is logical fault model. Logical faults represents the effect of physical faults on the behavior of the model system. Since in modeling elements we differentiate between the logic function and timing, we also distinguish between faults that affect the logic function and delay faults that affect the operating speed of the system. Okay. What do we gain by modeling physical faults as logical faults? ये मैं पिछले लेक्चर में मतलब पिछले 2 लेक्चर के पहला वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, बट थोड़ा सा डिटेल हम लोग जाएंगे इसमें और फिर आगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के फॉल्ट की तरफ चलेंगे. ठीक है. फर्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्ट एनालिसिस बिकम्स अ लॉजिकल रादर देन अ फिजिकल प्रॉब्लम. ऑल्सो इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज greatly reduced since many different physical faults may be modeled by the same logical fault. ठीक है. क्या होता है फिजिकल फॉल्ट? मतलब सर्किट में जैसे मान लीजिए पाथ ब्रेक हो गई वायर की. ठीक. तो अगर आप उसको लॉजिकली मॉडल करना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? आप उसको ओपन सर्किट कंडीशन बताएंगे, है ना. तो लॉजिकली किसी भी फॉल्ट को समझना इजी होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना इजी होता है. और आप ओपन सर्किट फॉल्ट को अगर आप जीरो से डिनोट कर रहे हैं, सपोज इफ यू आर राइटिंग कि भाई ओपन सर्किट है मतलब वहां पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, मान लो उसको मैं बाइनरी में जीरो से डिनोट कर रहा हूँ, तो ऐसी सारी कंडीशंस को मैं जहां जहां पे भी ओपन सर्किट होगा वहां पे जीरो से डिनोट कर दूंगा, तो इजी हो जाती जो उसका जो नोटेशन है वो. ठीक है. सेकेंड, some logical fault models are technologically independent in the sense that the same fault model is applicable in many technologies. अब ऐसा नहीं है कि 90 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं या 180 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसमें ओपन सर्किट कंडीशन अलग अलग होगी, या दोनों के लिए आपको 0 और 1 का लॉजिक अलग अलग लिखना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं, है ना. तो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट होते हैं वो मॉडलिंग जो होती है. Hence, testing and diagnosis methods developed for such a fault model remain valid despite changes in the technology, जैसे मैंने आपको बताया. And third is tests derived for logical faults may be used for physical faults whose effect on circuit behavior is not completely understood or is too complex to be analyzed. तो थर्ड एडवांटेज ये होता है कि जो लॉजिकल फॉल्ट्स हैं उसको हम लोग मैप कर सकते हैं फिजिकल फॉल्ट के साथ. और अगर फिजिकल फॉल्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप उसको समझने में भी डिफिकल्ट हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको लॉजिकली समझ सकते हैं और लॉजिकली उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे सर्किट के बिहेवियर में उस पर्टिकुलर फॉल्ट का इफेक्ट जो है आप इजीली एनालाइज कर सकते हो. ओके. A logical fault model can be explicit or implicit. Explicit model defines fault universe in which every fault is individually identified, and hence the faults to be analyzed can be explicitly enumerated. 1 2 3 4 कौन से faults हैं. Or an implicit fault defines a fault universe by collectively identifying the faults of interest, typically by defining their characterizing properties. और इम्प्लिसिट फॉल्ट में हम लोग कैरेक्टराइज करेंगे फॉल्ट की प्रॉपर्टी को कि भाई इस कारण से ये फॉल्ट आया, है ना. उस तरीके को आप बोलेंगे इम्प्लिसिट फॉल्ट. ठीक है. गिवन अ लॉजिकल फॉल्ट, ये वाला पैराग्राफ लास्ट वाला, गिवन अ लॉजिकल फॉल्ट एंड अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम, we should be able to principle to determine the logic function of the system in the presence of the fault. Thus, fault modeling is closely related to type of modeling used for the system. किस टाइप की मॉडलिंग हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम के लिए, उससे ही रिलेटेड होता है क्लोजली क्या, फॉल्ट मॉडलिंग. ठीक है. फॉल्ट्स डिफाइंड इन कंजक्शन विथ अ स्ट्रक्चरल मॉडल आर रिफर्ड एज स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स. अगर आपने अपने सिस्टम की मॉडलिंग स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स के उसमें की है, स्ट्रक्चरल मॉडल है आपके सिस्टम का, तो उससे रिलेटेड जो फॉल्ट्स है उसको हम स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स बोलेंगे. देयर इफेक्ट इज टू मॉडिफाई द इंटरकनेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स. भाई एक एंड गेट दूसरे एंड गेट से, फिर वो अगले और गेट से, फिर वो अगले नॉर गेट से कनेक्टेड है. अब कहीं पे फॉल्ट आया, स्ट्रक्चर बनाया है आपने, स्ट्रक्चर मॉडलिंग की हुई है, तो वहां पे अगर कहीं पे फॉल्ट आता है उसके इंटरकनेक्शन के बीच में, तो आप उन फॉल्ट्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स बोलेंगे. ठीक है. फंक्शनल फॉल्ट्स आर डिफाइंड इन कंजक्शन विद द फंक्शनल मॉडल. फॉर एग्जांपल द इफेक्ट ऑफ अ फंक्शनल फॉल्ट मे बी
to change the truth table of a component or to inhibit an RTL operation. फंक्शनली जैसे भाई एंड गेट का ऑपरेशन क्या होता है, 0 0 के लिए 0 मिलेगा, 0 1 के लिए 0 मिलेगा, 1 0 के लिए 0 मिलेगा और 1 1 के लिए 1 मिलेगा। ये ट्रूथ टेबल है। अब फंक्शनैलिटी अगर आपके एंड गेट की क्या हो गई, बदल गई, सपोज एंड गेट जो है वो और गेट के जैसे काम करना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, तो आप बोलेंगे कि फंक्शनैलिटी जो है वो एंड गेट की हो गई है वेरी, और उससे रिलेटेड जो फॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, उससे रिलेटेड जो मॉडलिंग होगी फंक्शनल फॉल्ट की मॉडलिंग। इसमें हम इंटरकनेक्शन नहीं देखेंगे जैसे स्ट्रक्चरल फॉल्ट में देखा है ना, ये डिफरेंस है। ठीक है, although intermittent and transient faults occur often, their modeling requires statistical data on their probability of occurrence, है ना, ट्रांजिएंट फॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, these data are needed to determine how many times an offline testing experiment should be repeated to maximize the probability of detecting a fault that is only sometimes present in the circuit under test. Unfortunately, this type of data is usually not available. Intermittent and transient faults are better dealt with by one-line testing. In this chapter, we will discuss only permanent faults. तो permanent faults की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, unless explicitly stated otherwise, we will always assume that we have at most one logical fault in the system. जब तक किसी ने हमको नहीं बोला है, हम हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक फॉल्ट होगा, आपके लॉजिकल फॉल्ट होगा आपके सिस्टम। ठीक है, this simplifying single fault assumption is justified by the frequent testing strategy, which states that we should test a system often enough so that the probability of more than one fault developing between two consecutive testing experiments is sufficiently small. अब हमने क्या अज्यूम कर लिया है, हमने अज्यूम कर लिया है कि एट मोस्ट हमारे पास सिंगल फॉल्ट आएगा, और किस बेसिस पे हमने ये अजम्पशन लिया है, हम बार बार टेस्टिंग करते हैं, बार बार उस टेस्टिंग साइकिल को रिपीट करते हैं। एंड व्हाट इज द एम बिहाइंड रिपीटिंग द टेस्टिंग साइकिल्स, to minimize the number of faults. Suppose I have done the testing at this time instant, and again after 4 hours I am doing the testing, and again after 4 hours I am repeating the testing. So in between these repeating cycles of the testing, the probability of occurring of faults gets reduced, obviously, because you are repeating the cycle of the testing. So you are continuously checking the bugs. So debugging becomes easy. Okay, this is the aim. Thus, if maintenance interval for a working system are too long, we are likely to encounter multiple faults. ठीक है, there are situations, however, in which frequent testing is not sufficient to avoid the occurrence of multiple faults. ठीक है, first, what may appear in a real system between two consecutive testing environments is a physical fault, and some physical faults manifest themselves as a multiple logical faults. This is especially true in high-density circuits, where many physical faults can affect an area containing several components. Second, in newly manufactured systems, prior to their first testing, multiple faults are likely to exist. तो multiple faults उस समय हो सकते हैं जब आपने नया नया सिस्टम बनाया है, then you may expect before testing कि हाँ वहाँ पे multiple faults हो सकते हैं जब आपने टेस्टिंग साइकिल रिपीट नहीं की। And third, if testing experiment does not detect every single fault, then the circuit may contain one of the undetected faults at any time, and the occurrence of a second single fault become two testing experiments creates a multiple faults. ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब टेस्टिंग की उस समय पे वो फॉल्ट डिटेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन वो फॉल्ट था वहां पे सिस्टम में, तो बाद में वो डिटेक्ट हो गया तो वो मल्टीपल फॉल्ट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, in general, structural faults assume that components are fault free and only their interconnections are affected. Typical faults affecting intersection are short and open. जैसे मैंने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट फॉल्ट्स के बारे में पहले भी बताया आपको पिछली क्लास में, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे ही जब स्टैकेट जीरो को स्टैकेट वन और स्टैकेट जीरो फॉल्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है लॉजिकल फॉल्ट्स के टर्म्स में, इसको हम एस ए वी से डिनोट करते हैं। वी क्या है, जीरो या वन है। वी क्या है, जीरो या वन है, मतलब अगर हम बोलेंगे स्टक एट जीरो तो यहाँ पे वी की जगह जीरो लिखेंगे, वन बोलेंगे तो स्टक एट वन लिखेंगे। A short between two signal lines usually creates a new logic function. The logical fault represents such as a short is referred to as a bridging fault. ठीक है, उसको bridging fault भी बोलते हैं। According to the function introduced by a short, according to the function introduced such a short is referred to as a bridging fault. ठीक है, अच्छा ये रिपीट हो गया। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय अ शॉर्ट वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एंड ब्रिजिंग फॉल्ट्स एंड और ब्रिजिंग फॉल्ट्स। एंड ब्रिजिंग मतलब जब एंड गेट के जैसे आपका आउटपुट आने लगे तो उसको एंड ब्रिजिंग बोल देंगे,
और ब्रिजिंग मतलब जब और के जैसा आउटपुट आने लगे तो और ब्रिजिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। इन मेनी टेक्नोलॉजीज द इफेक्ट ऑफ एन ओपन और ऑन अ यूनिडायरेक्शनल सिग्नल लाइन विथ ओनली वन फैन आउट इज make the input that has become unconnected due to the open assume a constant logic value and hence appear as a stuck fault। इसको सीखेंगे, समझेंगे इसके बारे में कि ये क्या बोलने का मतलब है। इसको मैं सीधे जाता हूँ आपको। ये जैसे कि ये है, ये स्टक लाइन है, यहाँ पे बीच में ये ओपन बता रहा है, ये है ना। ये फैन आउट ब्रांचेस, फैन आउट मतलब नंबर ऑफ आउटपुट्स, आउटपुट ड्राइविंग कैपेबिलिटी बताता है फैन आउट। यहाँ पे देखिए ये ओपन बता रहा है। ये दोनों स्टक लाइंस है, यहाँ पे उससे हो गई है ओपन है, क्योंकि वहाँ पे जीरो लॉजिक आएगा तो वो क्या हो गई है, मल्टीपल स्टक कंडीशन हो गई है। ये दोनों लॉजिक मल्टीपल स्टक हो गए हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ फैन आउट्स यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल फॉल्ट, स्टक फॉल्ट, क्योंकि ये सिंगल लाइन है, यहाँ पे सिंगल आउटपुट है, फैन आउट वन है। और यहाँ पे जब फैन आउट को आप इंक्रीज कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो लाइन्स यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, तो ये मल्टीपल स्टक फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से इसको लॉजिक जीरो मिल रहा है, मतलब ये दोनों किस पे स्टक हो गए, जीरो पे स्टक हो। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिडंडेंसी, इसके बारे में बात करते हैं। फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में या जब भी नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सिक्वेंशियल के बारे में, तो सिक्वेंशियल की मॉडलिंग उस समय पे देखेंगे। तो फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिडंडेंसी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में, अब ये टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही आगे का एनालिसिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट z of x बी द लॉजिक फंक्शन ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट है। एन एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके लिए लॉजिक फंक्शन क्या डिफाइन किया गया है, z of x डिफाइन किया गया है। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एन आर्बिट्रेरी इनपुट वेक्टर। मतलब जैसे हमने इनपुट दिया, जैसे मान लीजिए फुल एडर है, फुल एडर के लिए आपने इनपुट दिया ए बी सी, तो ए बी सी क्या हो गया, इनपुट वेक्टर हो गया। तो x उसी इनपुट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और zx जो है वो एक पूरा लॉजिक फंक्शन बता रहा है आपके फुल एडर का, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये किसको मैप कर रहा है, n को। n इज नथिंग बट अ फुल एडर। तो zx एक पूरा का पूरा लॉजिक फंक्शन है जो n, मैंने एग्जांपल लिया फुल एडर का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और x क्या है, उसके इनपुट वेक्टर है। वी विल डिनोट बाय अ t स्पेसिफिक इनपुट वेक्टर। t जो है वो क्या है, एक ऐसा टेस्ट वेक्टर है, इनपुट वेक्टर है, जिसके बेसिस पे आप क्या परफॉर्म करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। और ये z ऑफ t आपको बताएगा कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जो n है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला फुल एडर, उसका क्या रिस्पॉन्स है t के लिए। तो z ऑफ t आपका रिस्पॉन्स बताता है, किसका रिस्पॉन्स बताता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट का, मतलब फुल एडर का। किसके लिए बताता है, जब मैंने टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया t। फॉर अ मल्टीपल आउटपुट सर्किट, फॉर अ मल्टीपल आउटपुट सर्किट zt is also a vector, zt is also a vector। अगर मल्टीपल आउटपुट सर्किट है तो zt भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सिंगल आउटपुट है आपके सिस्टम में, तो हम बोलेंगे कि आपका ZT जो है ZT0 ZT1 होगा, है ना। लेकिन अगर मल्टीपल आउटपुट सिस्टम है तो ZT भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। The presence of a fault F transforms N into a new circuit NF। अब मान लीजिए कोई फॉल्ट आया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, F बोल रहे हैं, तो वो ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना N जिसको हम बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जैसे फुल एडर है, तो उसको नए सर्किट में ट्रांसफॉर्म कर देगा बिकॉज ऑफ द फॉल्ट। तो उस नए सर्किट को हम क्या बोलेंगे, NF बोलेंगे। ठीक है, हियर वी अज्यूम दैट NF इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विद फंक्शन ZFX। तो जैसे मैंने नॉर्मल फंक्शन को ZX बोला है, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन, लॉजिक फंक्शन क्या है, ZX है फुल एडर का। तो यहाँ पे जो ZFX है वो भी फुल एडर का ही फंक्शन है, बट कौन से फुल एडर का, जिसमें फॉल्ट है। ठीक है, दिस सर्किट इज टेस्टेड बाय अप्लाइंग अ टेस्टिंग सीक्वेंस T। इसमें भी हम वेक्टर्स अप्लाई कर देंगे T1 T2 टू Tm, डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग सीक्वेंस हम अप्लाई करेंगे टेस्ट करने के लिए कि कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे नहीं है। और फिर कंपेयर करेंगे ऑब्टेन्ड आउटपुट रिस्पांस को एक्सपेक्टेड आउटपुट रिस्पांस ऑफ द एन से। तो ZT1 Z22 ZT2 ZTM ये सब हम अप्लाई करके देखेंगे। और ये आपके आउटपुट रिस्पांस है किसके लिए, T1 T2 और TM के लिए। T1 T2 क्या है, टेस्टिंग सीक्वेंस है, टेस्ट वेक्टर्स हैं। तो ZT1 पहले टेस्ट वेक्टर का रिस्पांस, ZT2 दूसरे टेस्ट सीक्वेंस का रिस्पांस, फिर ऐसे करके हम नंबर ऑफ टेस्ट वेक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या है, इस पूरे डिस्कशन से हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अ टेस्ट वेक्टर T डिटेक्ट्स अ फॉल्ट F इफ Z of FT इज नॉट इक्वल टू ZT। क्या मतलब है ये बोलने का, ZT क्या है, ZT क्या है, Z रिस्पॉन्स है किसका, फुल एडर का। कब, जब आपने T अप्लाई किया, T क्या है, टेस्ट वेक्टर है। तो ZFT क्या होगा, ZFT उस फुल एडर का रिस्पॉन्स है जिसमें फॉल्ट है।
ठीक है, किसके अगेंस्ट, टी के अगेंस्ट अगेन आपने टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया। तो अगर ये दोनों मैच नहीं होते हैं, मतलब वो फुल एडर जो ओरिजिनल फुल एडर है जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है उसका रिस्पॉन्स हम ZT बोल रहे हैं, और वो फुल एडर जिसमें फॉल्ट है उसका रिस्पॉन्स हम ZFT बोल रहे हैं, F मतलब फॉल्ट। तो अगर ये दोनों का मैच नहीं होगा, इन दोनों का रिस्पॉन्स मैच नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो फुल एडर है वो क्या है, फॉल्टी है, या कहना चाहिए फुल एडर तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया है, आपका जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो क्या है, फॉल्टी है। ठीक है, नोट दैट द टेस्ट्स in the sequence T may be applied in any order, therefore for a combinational circuit we will refer T as a set of tests। तो फुल एडर में जो टेस्ट है वो कितने भी, किसी भी ऑर्डर में, फुल एडर बोल रहा हूँ, किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में किसी भी ऑर्डर में आप जो है टेस्ट सीक्वेंस को अप्लाई कर सकते हैं, 1-0-1-0 भी कर सकते हैं, 0-1-0 भी कर सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस पे आप ले सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉम्बिनेशनल सर्किट में आप कर सकते हैं ना, सीक्वेंशियल सर्किट में नहीं कर सकते। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, इट डज नॉट अप्लाई इफ NF इज अ सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान में रखना है आपको, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी के बारे में। तो कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल हम एक तरीके से डील नहीं कर सकते, ये जो डिस्कशन है वो कॉम्बिनेशनल के लिए ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये है फिगर आपका, ये फिगर ध्यान से देखिए, इसमें हमने और ब्रिजिंग फॉल्ट को कंसिडर किया है, मतलब x1 और x2 जो कि किससे कनेक्टेड है, एंड गेट से कनेक्टेड है, तो ये किसके जैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इसके आउटपुट को एंड गेट के जैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बट हम बोल रहे हैं x1 और x2 के बीच में और ब्रिजिंग फॉल्ट है, मतलब वो और गेट के जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द सर्किट ऑफ फिगर 4.2 लेट f बी द और ब्रिजिंग फॉल्ट। ये जो f है वो फॉल्ट है, और वो कैसा अज्यूम कर रहे हैं इसको हम लोग, और ब्रिजिंग फॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं, किसके किसके बीच में, बिटवीन x1 x2 के बीच में। ठीक है, दिस फॉल्ट चेंजेस द फंक्शन रियलाइज्ड बाय द टू आउटपुट्स, ये आउटपुट है, ये पहला आउटपुट है Z1, ये दूसरा आउटपुट है Z2। तो Z1 जो है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, x1 इंटू x2 होना चाहिए, ये होना चाहिए x1 इंटू x2, बट ये क्या हो जाता है, Z1F मतलब फॉल्ट, ये क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 हो जाता है। किसकी प्रॉपर्टी को ले लेता है, ये और की प्रॉपर्टी को ले लेता है। एक्चुअली क्या होना चाहिए, x1 इंटू x2 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट है। बट क्योंकि हम फॉल्ट को डिनोट कर रहे हैं, ये f क्या डिनोट कर रहा है, फॉल्ट को डिनोट कर रहा है, मतलब Z1 फॉल्टी हो जाता है इस और गेट और वाले ब्रिजिंग फॉल्ट के कारण, और आपका आउटपुट कैसे आने लगता है, x1 प्लस x2 आने लगता है। सिमिलरली Z2 का आउटपुट आइडियली क्या आना चाहिए, Z2 का आउटपुट आइडियली आना चाहिए x2 इंटू x3, ये x2 है और ये x3 है, ये इससे कनेक्टेड है, तो x2 x3 इससे कनेक्टेड है, तो Z2 का आउटपुट क्या होना चाहिए, आइडियली x2 x3 होना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट इट विल कम आउट एज Z2F, F मतलब फॉल्ट, इक्वल्स टू x1 और x2 के बीच में ऑरिंग, तो x1 प्लस x2 हो गया और इंटू x3। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो द टेस्ट 0-1-1, ये हमने 0-1-1 एक सीक्वेंस अप्लाई किया, जिसको आप टेस्ट वेक्टर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा। आपने 0-1-1 वाला टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया, आइडियली आउटपुट क्या आना चाहिए, आइडियली क्या आउटपुट आना चाहिए, देखिए 0-1 का एंडिंग क्या होता है, 0, और 1-1 की एंडिंग क्या होती है, 1, तो आइडियली आउटपुट क्या होना चाहिए, 0-1। बट क्योंकि ये और गेट का जैसे काम करने लग गया है फॉल्ट के कारण, तो ये 0-1 के बीच में ऑरिंग क्या हो जाएगी, 1, और ये 1-1 के बीच में एंडिंग क्या हो जाएगी, 1, मतलब 0-1 की जगह आपको आउटपुट कैसे मिलने लगेगा, 1-1 मिलने लगेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो फॉर अ सिंगल आउटपुट सर्किट, ये मल्टीपल आउटपुट था, यहाँ पे Z1 और Z2 दो आउटपुट थे। अगर हम सिंगल आउटपुट सर्किट की बात करें, तो अ टेस्ट T that detects a fault F makes ZT equals to 0। तो जो टेस्ट वेक्टर जो आपके फॉल्ट को डिटेक्ट कर रहा है, वो ओरिजिनल रिस्पॉन्स को किसमें, ओरिजिनल जो उसका रिस्पॉन्स है वो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, 0 में कन्वर्ट कर देता है। क्यों 0 में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि सर्किट फॉल्टी है, तो ओरिजिनल रिस्पॉन्स क्या हो गया, 0। लेकिन जो फॉल्ट वाला रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ZFT 1 होके ये बताता है कि आपका सर्किट क्या है, फॉल्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ZT क्या है, ओरिजिनल सर्किट का रिस्पॉन्स है, T क्या है, टेस्ट वेक्टर है, आपने ओरिजिनल सर्किट में टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया और आपने फॉल्टी सर्किट में टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया। यहाँ पे आप देखिए फॉल्टी सर्किट में जो आपने टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया उसके लिए जो रिस्पॉन्स Z है वो क्या है, 1, जो बता रहा है कि आपका सर्किट फॉल्टी है, और ओरिजिनल रिस्पॉन्स क्या हो गया है, 0 हो गया है उस फॉल्ट के कारण। ठीक है, या इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, इसको वाइस वर्सा भी आप कंसीडर कर सकते हैं। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ZT जो है 1 है और ZFT जो है वो 0 हो गया है, तो वो फॉल्ट को बता रहा है, ये आपके ऊपर है डिनोट करना। ठीक है,
इसलिए ऐसा बोला गया है। Thus, the set of all tests that detect f is given by the solutions of the equation. तो दोनों के बीच में हमने XORing करा दी। एक्सोरिंग मतलब अगर जीरो होगा, मतलब अगर ओरिजिनल रिस्पांस जीरो है तो फॉल्टी रिस्पांस 1 है, और अगर ओरिजिनल रिस्पांस 1 है तो फॉल्टी रिस्पांस 0 है। तो ये 1010 वाली कंडीशन एक्सोरिंग वाली कंडीशन हो गई, और ये एक्सोरिंग वाली कंडीशन इक्वल्स टू क्या हो गई, 1 हो गई। तब आप बोलेंगे कि आपका सर्किट क्या है, फॉल्टी है, या इस इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, मतलब आप डिटेक्ट कर लेंगे कि आपका सर्किट क्या है, फॉल्टी है। और ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फॉल्ट मॉडलिंग करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द फंक्शन रियलाइज्ड बाय द सर्किट ऑफ फिगर, ये एक फंक्शन है जिसको रियलाइज कर रहे हैं, इज, अब इस फंक्शन को देख ली, क्या इक्वेशन होगा, x2 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई x1, ये देखिए x2 प्लस x3 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस, अब क्योंकि यहाँ ऑरिंग है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, किसके साथ, x1 बार, यहाँ से x1 नॉट गेट से कनेक्टेड है तो x1 बार, और उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, x4 के साथ है। तो कंप्लीट फंक्शन हो गया ये। लेट f बी x4, फॉल्ट कहाँ पे है, x4 वाले लाइन में फॉल्ट है, और वो क्या है, स्टक एट जीरो फॉल्ट है। स्टक एट जीरो फॉल्ट का मतलब है जो x4 है वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनपुट, x4 हमेशा क्या देगा आपको, लॉजिक जीरो देगा। अगर ऐसा होता है, अगर फॉल्ट वहां पे होता है जिसको हम स्टक एट जीरो फॉल्ट बोल रहे हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ f मतलब फॉल्ट, इन प्रेजेंस ऑफ फॉल्ट द फंक्शन बिकम्स zf इक्वल्स टू x2 प्लस x3 इंटू x1। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रह गई ना। इस जीरो के साथ आप कुछ भी कॉम्बिनेशन लेंगे, क्योंकि ये एंड गेट है, तो जीरो के साथ जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो रहेगा। तो ये वाला जो लॉजिक है, ये जो नीचे वाला लॉजिक है वो तो जीरो ही हो गया। तो बचा क्या आपके पास, ये ऊपर वाला x2 प्लस x3 इंटू x1, यहाँ से x2 प्लस x3 मिल रहा है और यहाँ से x1 मिल रहा है। तो ये जो लॉजिक है वो हो जाता है गायब, और सिर्फ आपके पास ये लॉजिक बच जाता है कब, जब मैं बोल रहा हूं कि x4 जो है वो स्टक एट जीरो फॉल्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो जीरो पे स्विच हो गया है, शिफ्ट हो गया है, सेट हो गया है, ठीक है। तो इक्वेशन 4.1 जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये जो एक्सोरिंग कंडीशन थी, ये जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी, वो रिड्यूस हो गई, किस पे रिड्यूस हो गई, x1 बार इंटू x4 पे रिड्यूस हो गई। देखो एक्सओर फंक्शन क्या होता है, a बार b प्लस ए बी बार। तो हमने यहाँ पे देखा कि इस पर्टिकुलर सर्किट को अगर मुझे फॉल्ट के इस पर्टिकुलर सर्किट को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, x1 बार इंटू x4 इक्वल्स टू 1। अगर x1 बार इंटू x4 इक्वल्स टू 1 अगर सेटिस्फाई होता है तो मैं बोल दूंगा कि मेरा सर्किट क्या है, फॉल्टी है। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। Thus any test in which x1 equals to 0 and x4 equals to 1 is a test for f। जहां पे भी x1 इक्वल टू 0 होगा और x4 इक्वल्स टू 1 होगा, वहां से आप f को, फॉल्ट को टेस्ट कर सकते हैं। और अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम देखेंगे तो कोई भी 4 जो टेस्ट है आप अप्लाई कर सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये लॉजिक लेके आप उस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, फॉल्ट, ठीक है। अब इसमें भी एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। इसमें दो तीन कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि है सेंसिटाइजेशन। Let us simulate the circuit of a figure 4.3a for the test 1001। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस अप्लाई किया गया 1001। 1 मतलब x1 1 है, x2 x3 0 0 है और x4 1 है, तो 1001 को अप्लाई किया गया, बोथ विदाउट एंड विद डिफॉल्ट एट G2। अब ये G2 में हमने स्टक एट 1 फॉल्ट को एज्यूम किया, ये देखो ये G2 है, ये G2 में हमने स्टक एट 1 फॉल्ट को एज्यूम किया है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फॉल्ट फ्री केस के लिए एनालिसिस करेंगे और एक बार फॉल्टी के लिए एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप नॉट गेट के इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो कि ये हमेशा 1 पे सेट हो गया है, फॉल्ट है यहाँ पे, ये हमेशा स्टक एट 1 मतलब दिस लॉजिक विल ऑलवेज कम एज 1, तो ऑब्वियसली जो आउटपुट Z है उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा ना। एक्चुअली 1 के लिए इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि ये नॉट गेट है, ये 1 अप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग नॉट गेट के इनपुट में, तो इसका रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट हम बोल रहे हैं कि ये 1 पे ही सेट हो गया है, स्टक एट 1 हो गया है, तो इसके कारण आपका आउटपुट रिस्पॉन्स भी तो चेंज होगा। इसलिए ये दो रिस्पॉन्स बनेंगे, एक V बनेगा और एक VF बनेगा। V ओरिजिनल रिस्पॉन्स होगा और VF फॉल्ट के साथ रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। V एंड VF आर कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल वैल्यूज इन द फॉल्ट फ्री एंड इन द फॉल्टी सर्किट, जैसे मैंने बताया। द फॉल्ट इज डिटेक्टेड सिंस द आउटपुट वैल्यूज इन टू केसेस आर डिफरेंट। ऑब्वियसली नॉर्मल केस में और फॉल्ट केस में आपको आउटपुट डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा ही, है ना। तो फिगर 4.3 भी जो हमने अभी अभी देखा वो क्या बताता है, ये दो बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करता है, बताता है आपको in fault detection. First, a test T that detects a fault F activates F, that is generates an error।
by creating V and VF values at the site of the fault। जो हमने टेस्ट वेक्टर अप्लाई किया ना, उस टेस्ट वेक्टर ने एक्चुअली फॉल्ट को इनिशिएट किया, एक्टिवेट किया, जनरेट किया। इसको हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसिटाइजेशन। मतलब आपका जो फॉल्ट एफ का रिस्पॉन्स है उस टेस्ट वेक्टर टी के लिए क्या है? सेंसिटाइज्ड है। आपने उसको सेंसिटाइज कर दिया सर्किट को, ताकि फॉल्ट जो है अपने आप दिखने लगे, वो एरर जो है अपने आप आपको दिखने लगे, वो एक्टिवेट कर दिया उसने एरर को। तो इसको ही हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। ठीक है। सेकंड, टी प्रोपगेट्स द एरर टू अ प्राइमरी आउटपुट डब्ल्यू, दैट इज मेक्स ऑल द लाइंस अलोंग एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन द फॉल्ट साइड एंड डब्ल्यू हैव डिफरेंट वी एंड वी एफ वैल्यूज। ठीक है। तो एरर को प्रोपगेट भी कर रहा है। कैसे प्रोपगेट कर रहा है भाई? एरर कहां पे है? एरर है आपके G2 में। एरर कहां पे? G2 में, बट ये प्रोपगेट हो गया G4 में भी, G5 में भी, G3 में भी। तो ये एरर को प्रोपगेट भी करता है, तो सेंसिटाइज भी करता है और प्रोपगेट भी करता है। ठीक है। समटाइम्स द टर्म फॉल्ट प्रोपगेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एरर प्रोपगेशन और फॉल्ट इफेक्ट प्रोपगेशन। तो इसको फॉल्ट प्रोपगेशन आप सिंपली समझ सकते हैं। A line whose value in the test T changes in the presence of the fault F is said to be sensitized, जैसे मैंने आपको बताया, to the fault F by the test T। A path composed of sensitized line is called a sensitized path। तो वो जो G4 वाला पाथ है, सॉरी G2 वाला पाथ है, वो क्या होगा? ये होगा sensitized path। इसको हम बोलेंगे sensitized path। ठीक है। हमने टेस्ट वेक्टर के थ्रू उसको क्या कर दिया? सेंसिटाइज कर दिया। टेस्ट वेक्टर के थ्रू कैसे सेंसिटाइज कर रहे हैं? अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो ये टेस्ट पैटर्न आपने अप्लाई किया है ना, आप इसको जीरो भी ले सकते थे। ठीक है। उस समय भी आउटपुट आपका अलग ही आता है कि नहीं? तो इस टेस्ट वेक्टर के थ्रू आप सेंसिटाइज करके टेस्ट फॉल्ट को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही पढ़ना आपके लिए कॉम्बिनेशनल फॉल्ट मॉडल में बहुत है, इससे ज्यादा और उसमें जरूरत नहीं है। आगे हम और समझेंगे डिटेक्टेबिलिटी और रिडंडेंसी के एस्पेक्ट को नेक्स्ट क्लास में, कि रिडंडेंसी क्या होती है और डिटेक्टेबिलिटी क्या होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट के एनालिसिस में। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।